गुड इवनिंग बच्चों। बेटा हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, है ना। ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स की मैंने आपको प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की थी। अच्छा ध्यान रखना, कमिंग संडे आपका पेपर होगा। पेपर का जो सिलेबस होगा वो सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना। आपका जो सिलेबस होगा उसमें सॉल्यूशन एंड केमिकल काइनेटिक्स आएगा एंड संडे को पेपर है आपका, ठीक है। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन बताइए बच्चों, बताओ। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन मेटल सरफेस फॉलोज रेट लो, ये दे रखा है। देन डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एट वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, एट वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। इन दो केसेस में आपको बतानी है बच्चों, ठीक है ना। तो देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले एट वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड प्रज्ञा, रिया। देखिए वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया में क्या होगा कि 1+K2NH3, ये क्या हो जाएगा, ये लगभग लगभग 1 आ जाएगा ना, क्योंकि अमोनिया की कंसंट्रेशन बहुत ही कम है। तो 1+K2NH3 किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। यहां से देखो बच्चों आर क्या हो जाएगा, K1NH3 की पावर 1। ऑर्डर क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। फिर देखो अगर मैं बात करूं एट वेरी हाई concentration ऑफ अमोनिया, ठीक है ना। जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए 1+K2NH3, ये लगभग लगभग ऐसा आएगा। बोलो बच्चों, 1+K2NH3 लगभग लगभग ऐसा आएगा। तो यहां से देखो बेटा क्या हो जाएगा आपका K1NH3 और K2NH3। यहां से क्या होगा बच्चों, देखो सुन, ये कैंसिल आउट, क्या हो गया K1/K2NH3 की पावर 0। तो आप मुझे बताओ बच्चों, अब ऑर्डर क्या आ गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया बेटा। देखो बच्चों, जब भी किसी रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप बहुत ज्यादा लोगे ना, जब भी किसी रिएक्टेंट में किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी ना, उसके रेस्पेक्ट में हमेशा ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स 0 ही आएगी, ऐसा समझो। अगर आप किसी ग्रेट ओशियन में से, है ना, एक गिलास पानी निकाल दो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क पड़ेगा क्या। अगर किसी, बोलो बच्चों, नहीं फर्क पड़ेगा ना। तो जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो ना, कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा हो तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा हो तो कोई फर्क पड़ भी नहीं रहा, नहीं फर्क पड़ रहा ना। हाँ जी भैया, अब देखो बेटा अपन हेडिंग डालते हैं
जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है ना। अब अपन डिस्कस करेंगे जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब समझ रहे हैं आप? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब समझ रहे हैं? ऐसे समझो बच्चों, देखो सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, इससे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों, बन रहा है, ठीक है। तो टी बराबर जीरो पर मान लो उसकी कॉन्सेंट्रेशन ए है, ई जीरो है। टाइम टी पर ए माइनस एक्स, तो ये एक्स बन गया। बोलो बच्चों बन गया कि नहीं बन गया? अब अगर मैं आपसे सिंपली ये पूछूं, इस ए को मान लो मैं ऐसा बोल देता हूं ए नोट, और ए माइनस एक्स को मैं बोल देता हूं ए टी। देखो समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? देखिए ए नोट या ए क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ये। फिर देखो बच्चों, एटी जो है इसको क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, ठीक है ना। ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन किस टाइम पर? टी टाइम पर, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, मैं आपसे एक सिंपल सी ये बोलूंगा क्या, कि एक्स क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट which has converted into प्रोडक्ट, ठीक है ना। बच्चों पहले इतना समझ में आ गया? इतना आप लोगों को समझ में आ गया? स्मॉल ए या ए नोट वो मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन मान ली, ठीक है ना। और ए टी या ए माइनस एक्स ये मैंने मान ली बच्चों। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो बच्चों। अब बच्चों बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मान लो, मैं अगर ऐसे बोलूं, देखो बच्चों, फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है ना। एक काम करता हूं मैं, आर की जगह ए लिख देता हूं, ठीक है ना। आर की जगह मैं ए लिख देता हूं, ए, और इसको मैं कर देता हूं प्रोडक्ट। तो जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स किसको बोलोगे? जब क्या हो बच्चों, एक की पावर जीरो पे डिपेंड करे, तभी बोलेंगे ना जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स। बोलो बच्चों। तो यहां से देखो बच्चों, मैं अगर इसको ऐसा लिखूं, हो गया बच्चों? बोलो। यहां से मैं कह सकता हूं मेरे पास ये वाली क्वेश्चन आ गई। बोलो। ये समझ में आ गया बच्चों? आर इक्वल्स टू के समझ में आ गया? हमने क्या हेडिंग डाली है? जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स। तो जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स का मतलब क्या हो गया?
जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स का सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे डिपेंड करेगी, बोलो बच्चों? वो डिपेंड करेगी जीरोथ पावर ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, या कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी नहीं, है ना? ये मतलब हुआ ना बच्चों, समझ में आया? जीरो ऑर्डर, अगर पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाए तो उसको जीरो ऑर्डर बोल सकते हैं, बोलो बच्चों? तो अपन क्या बोल सकते हैं कि reactions for which rate of reaction does not depend upon concentration of reactant, और क्या कह सकते हैं अपन? कह सकते हैं जीरोथ पावर ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ये मतलब हुआ, बोलो बच्चों? पहले इतना समझ में आ गया आप लोगों को? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आप बताओ बच्चों, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर जीरो तो जीरो ऑर्डर, अगर पावर वन होती तो कौन सा ऑर्डर होता? पावर अगर वन होती तो कौन सा ऑर्डर होता? फर्स्ट हो जाता ना। ठीक है, अब यहां से एक चीज बताओ बच्चों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन वन, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है ना, क्या वो रेट कांस्टेंट के इक्वल है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इक्वल है क्या, ये बताओ? रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इक्वल है क्या? है बच्चों? तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, बोलो? मैं ऐसा कह सकता हूं कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बराबर यूनिट ऑफ रेट, बोल सकते हैं? बोल सकते हैं क्या यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट? अपन बोल सकते हैं यूनिट ऑफ रेट है, और यूनिट ऑफ रेट क्या होती है? मोलरिटी सेकंड इनवर्स, या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ऐसा बोल सकते हैं क्या? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए क्या खास बात है? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए क्या खास बात है बच्चों, बताओ? कि रेट कांस्टेंट की यूनिट वही होती है जो रेट की यूनिट है। क्या यहां तक आपको समझ में आ गया? क्या यहां तक आपको समझ में आ गया बच्चों? अरे बेटा, आपको पॉइंट वाइज समझते चलिए, समझ में आ गया? अब मैं ऐसा कह सकता हूं, मैं ऐसा कह सकता हूं बच्चों, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? क्या एक कांस्टेंट वैल्यू की इक्वल है क्या? जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं है बच्चों, बताओ? जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन है, क्या वो एक कांस्टेंट वैल्यू है? क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन किसके इक्वल आ रही है? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन इक्वल किसके आ रही है बच्चों, बताओ? इक्वल किसके आ रही है? के की इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना बच्चों? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं? देखिए बेटा, अगर मैं एक आपसे ग्राफ बनाने के लिए बोलूं, देखो रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाऊं, क्या रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं क्या जीरो ऑर्डर के लिए? क्या रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे ना? तो क्या ऐसा आएगा ग्राफ?
बोलो बच्चों, ऐसे ही आएगा। रेट कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर ही नहीं, कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाते जाओ, रेट वही रहेगी। अच्छा, क्या मैं आपसे ऐसा बोल सकता हूं, बोलो ये भी ग्राफ सही है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन का अगर टाइम के साथ ग्राफ बनाऊं तो ये भी सही है क्या बच्चों? बोलो बेटा। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब अगर मैं एक ऐसा बोलूं, देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन बताइए मुझे कि मेरे पास एक ऐसा बच्चों ए से बी बन रहा है बच्चों, ठीक है? ये क्या कहता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड रेट आपको ये दे रखी है, ये कहता है 1m 2 × 10⁻³ मोलरिटी पर सेकेंड, 2m 2 × 10⁻³ मोलरिटी पर सेकेंड, 3m 2 × 10⁻³ मोलरिटी पर सेकेंड, 4m 2 × 10⁻³ मोलरिटी पर सेकेंड। तो आप बताइए बच्चों, इस डाटा को देख के आप ये बताओ बच्चों कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो गई, क्योंकि आप अभी जीरो ऑर्डर पढ़ा रहे हो। जीरो ऑर्डर पढ़ा रहे हो तो जीरो ऑर्डर होगी नहीं? बोलो बच्चों, अभी जीरो ऑर्डर पढ़ा रहे हो तो जीरो ऑर्डर ही हुई ना? अभी जीरो ऑर्डर पढ़ा रहे हैं तो जीरो ऑर्डर ही हुई क्या? बोलो। जीरो ऑर्डर पढ़ा रहे हैं तो जीरो ऑर्डर नहीं हुई, क्यों? देखो बच्चों, कंसंट्रेशन चेंज करो, है ना, कंसंट्रेशन चेंज करने पर भी रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो बोलो बच्चों, समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी नहीं। तो ऑर्डर क्या आ गया बच्चों, बताओ? जीरो ऑर्डर आ गया। अब आओ देखो बच्चों, सुनो, आगे चलते हैं बेटा। अगर मैं ये बोलता हूं कि रेट इक्वल्स टू के, ये तो हमारा था ही। यहां से देखो बच्चों, क्या आप लोगों को ये भी पता होगा कि मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या कि रेट इक्वल्स टू माइनस dA/dt? ये भी बोल सकता हूँ क्या बच्चों? इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। ये जो मैंने सेकंड लिखा ये भी सही है क्या? माइनस dA/dt, ये माइनस dA/dt क्यों लगाया बच्चों, बता सकते हो क्या? डिफरेंशियल डिफरेंशियल रेट लो। देखो बच्चों, हमने एक को रिएक्टेंट लिया है ना, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है? डिक्रीज। तो माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा? माइनस लगेगा। अब बताओ बच्चों, अगर मैं ऐसा बोलूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मैं ऐसा कह सकता हूं माइनस dA/dt इक्वल्स टू के, ऐसा बोल सकता हूं क्या? यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं, ऐसा कह सकता हूं क्या बच्चों, बताओ? ऐसा कह सकता हूं क्या? बोलो बेटा। इतना समझ में आया? हम्म इतना समझ में आया क्या? अब देखो बच्चों, अपन क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन, अपन इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों। कैसे, देखो बेटा सुनो, ठीक है? ये है मेरे पास, अब ध्यान दीजिएगा, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो मुझे एक बार बताओ बच्चों, किस किस टाइम के बीच में करेंगे? जीरो से टाइम टी के बीच में करेंगे ना? जीरो से टाइम टी के बीच में करेंगे कि नहीं करेंगे बच्चों, बताओ? 0 सेकेंड से टी सेकेंड के बीच में। तो 0 सेकेंड पर कॉन्सेंट्रेशन ए नोट है एंड टाइम टी पर एटी है, सही है क्या? 0 सेकेंड पर ए नोट है एंड टी सेकेंड पर एटी है, ये बात सही है क्या? तो यहां से देखो बच्चों, मैं लिमिट ये लगा सकता हूं क्या, बताओ? ए नोट और एटी, और यहाँ क्या कर सकता हूं, 0 और टी। बोलो बच्चों,
ऐसा कर सकता हूँ नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। लिमिट लगाई वो समझ में आ गई आप लोगों को? लिमिट जो मैंने लगाई आप लोगों को समझ में आ गई? अब आगे देखो बच्चों क्या होगा अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं। आफ्टर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस ये ए क्या हो जाएगा बच्चों? ए नॉट ए टी। और क्या आ गया? ये आ गया क्या? इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों? अब जब इंटीग्रेशन में आप इसको ओपन करते हो तो कैसा आता है बच्चों? हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आती है ना। इंटीग्रेशन को जब आप ओपन करोगे तो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को? लगा हुआ बच्चों माइनस। तो माइनस अगर ये लगा हुआ है, ठीक है ना, ये माइनस लगा हुआ बच्चों, तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ओपन करने पर ये हो जाएगा क्या बच्चों बताओ? ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी। क्या ये आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? पहले ये बताओ बच्चों। देखो बेटा माइनस नहीं होता तो ए टी माइनस ए नॉट, लेकिन आप उस माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ना। माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा ना बच्चों, इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं है? बेटा समझ में आ गया? बेटा जी समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों, आ गया? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मुझे एक ग्राफ बनाना पड़े बच्चों किस किसके बीच में, मैं कहता हूं कि मुझे ग्राफ बनाना है ए टी और टी के बीच में। ए टी और टी के बीच में, तो ए टी और टी के बीच में ग्राफ कैसे बनेगा? ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, ऐसा लिख सकता हूँ। तो मुझे ग्राफ बनाना है किस किस के बीच में? ए टी और टी के बीच में। अब मुझे बताओ, जब टी जीरो होगा, जब टी जीरो होगा तो आप मुझे बताओ बच्चों, टी जीरो होगा तो ए टी की वैल्यू ए नॉट की इक्वल होगी, मैक्सिमम होगी। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो वैल्यू क्या होती जाएगी? माइनस होगी। माइनस होने का मतलब वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? बताओ बच्चों। डिक्रीज होगी ना। डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी तो ग्राफ कहाँ जाएगा बच्चों? ग्राफ नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? नीचे जाएगा बच्चों। ये ग्राफ आया हुआ बेटा जेई 2011 के अंदर आया हुआ ग्राफ है ये IIT जेई 2011 के अंदर आया हुआ ग्राफ है बच्चों, समझ में आ गया? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं ये बोलूं कि ये y एक्सिस पर है, ये c माइनस एम एक्स है, तो आप मुझे बताओ बच्चों इसकी स्लोप क्या होगी? स्लोप होगी के, सॉरी के क्या, माइनस के हो गई बच्चों। स्लोप आ गई माइनस के, और इंटरसेप्ट आ गया ए नोट। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? इतना समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? इतना समझ में आ गया क्या? अब देखो बच्चों सुनो, हम लोगों की इक्वेशन ये आई हुई है ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। आप जरा याद कीजिए ए टी हमने क्या बोला था, याद है क्या? यहाँ देखो ए टी क्या था? टाइम टी पर ये टेंट की कॉन्सेंट्रेशन थी, वो किसके इक्वल था? ए टी किसके इक्वल है बच्चों बताओ? ए टी किसके इक्वल है, दिख रहा है आप लोगों को? ए टी किसके इक्वल है? ए माइनस एक्स। ए टी ए माइनस एक्स इक्वल है। और ए नॉट किसके इक्वल है? ए नॉट किसके इक्वल है? ए के। तो अब बच्चों अगर मैं इन वैल्यू को रख देता हूं, देखो ए टी तो है ए माइनस एक्स, और ये क्या हो गया? ए माइनस के टी, है ना? अगर मैं इसको सोल्व कर लूं, इसको अगर मैं सोल्व कर लेता हूं तो देखो बेटा क्या हो जाएगा? के टी ए माइनस ए, ये यानी यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? के टी इक्वल्स टू एक्स आ गया। ये समझ में आया बच्चों?
के टी इक्वल्स टू एक्स। ये बात आप लोगों को समझ में आई बच्चों? ये समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो अब देखो बच्चों सुन, यहां से आप क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो ना कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t बोल सकता हूं। तो मुझे अगर मान लो एक ग्राफ बनाना पड़े, x और t के बीच में, कैसा ग्राफ बनेगा? x और t के बीच में अगर ग्राफ बनाना पड़े तो ऐसा बनेगा क्या बच्चों? बताओ, इतना आप लोगों को समझ में आया? बेटा यहां तक पहले कोई दिक्कत है तो बोल जाओ। यहां तक कोई दिक्कत है? एक्स पता है ना क्या है? देखो मैंने इनकी मीनिंग सारे ऊपर लिख दिए थे। यहाँ देखो ये मीनिंग सारे लिख दिए थे मैंने, लिखे थे ना। स्मॉल ए या ए नोट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ए टी क्या है? ए टी है टाइम टी पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, जो ए माइनस एक्स के इक्वल है। और एक्स का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच हैज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। मतलब एक्स वो वैल्यू है रिएक्टेंट की जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये बोलूं, है ना, अगर मैं आपसे ये बोलूं एक सिंपल सा क्वेश्चन, इन ए zero order kinetics, if 20% reaction completes in 20 seconds, then 3% reaction will complete in, बताओ। जीरो ऑर्डर में 20% रिएक्शन कंप्लीट हुई 20 सेकंड में, तो बताओ बच्चों 60% किस में आ जाएगी? सिंपल है ना बच्चों, बहुत ही सिंपल है। देखो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो बोलो बच्चों प्रोपोर्शनलिटी के साइन के अकॉर्डिंग क्या जाएगा आंसर? आंसर क्या जाएगा बच्चों बताओ? आंसर 60 सेकंड ही जाएगा ना? 60 सेकंड ही जाएगा। 20% 20 में हो रही है तो 60% 60 सेकंड में हो जाएगी बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों सुनो, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट, हेडिंग डालते हैं बच्चों हाफ लाइफ। ठीक है, तो अपन लिखेंगे टी हाफ। ये टी हाफ बोल दो, या इसको अपन ये बोल सकते हैं और टी 50%। क्या होता है हाफ लाइफ? हाफ लाइफ का मतलब समझ रहे हो बच्चों? जैसे कोई कहता है ना कि भैया ह्यूमन बीइंग की एज होती है 100, अगर उसने उसकी लाइफ 50 साल हो गई, इसका मतलब उसने आधी लाइफ जी ली, आधी लाइफ जी ली उसने। तो हाफ लाइफ का मतलब है वो टाइम जिसमें 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, जितना आपने लिया उसका 50% कंप्लीट हो जाए। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? देखो बच्चों, टाइम इन विच 50% of reactant has converted into product। ठीक है ना? अब देखो बच्चों, हमारे पास क्या था? x इक्वल्स टू के टी। ये फॉर्मूला बहुत ही काम का है बच्चों, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा काम का है ना? अब मुझे बताओ बच्चों, फॉर हाफ लाइफ क्या मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा? हाफ लाइफ के लिए मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा क्या कि जो x है वो a/2 हो गया? बताओ, हाफ लाइफ के लिए मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा क्या कि x जो है वो a/2 हो गया? बोलो बच्चों, आपने स्टार्टिंग में कितना लिया था? देखो स्टार्टिंग में a लिया था, a लिया था, a का कितना पार्ट चला जाए? a का कितना पार्ट चला जाए बच्चों? a/2। तो ये a/2 अगर चला गया, देखो बच्चों, यानी x की जगह अब मैं रखता हूं a/2। ठीक है, और ये हो गया के टी हाफ।
तो यहां से मैं क्या कह सकता हूँ, टी हाफ क्या आ गया बच्चों बताओ, A/2 के आ गया क्या, बोलो बच्चों आ गया क्या, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं बच्चों, टी हाफ और ए के बीच में ये आएगा कि नहीं आएगा, टी हाफ और ए के बीच में ही आएगा कि नहीं आएगा, ग्राफ ऐसा आएगा बच्चों। अब एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, देखो एक रिएक्शन है बच्चों, ए से बी बन रहा है, ठीक है, क्या कहता है, इसकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और जो टी हाफ है, देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने ली 1m, है ना, मैंने ली 2, मैंने ली 3m, ठीक है, 1m 2m 3m, टी हाफ क्या है, तो 10 सेकेंड, 2m है तो 20 सेकेंड, 3m है तो 30 सेकेंड, है बेटा। तो अब कहता है कि देन फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बताओ बच्चों, देन फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बता सकते हैं आप। देखो बच्चों, जैसे जैसे आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो टी हाफ बढ़ रहा है क्या, जैसे जैसे आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो टी हाफ बढ़ रहा है क्या, बढ़ रहा है क्या बच्चों, हाँ ना तो बोलो। तो बताओ, एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो गया, एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप हो गया, तो मैं कह सकता हूं आंसर क्या आ जाएगा बच्चों बताओ, जीरो ऑर्डर जाएगा कि नहीं जाएगा बच्चों। तो ये हाफ लाइफ समझ में आया बच्चों, हाफ लाइफ समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए हाफ लाइफ के बाद अब मैं नेक्स्ट लेता हूं बच्चों, देखो T3/4, T3/4 जो है, T/4 को मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों बताओ, और क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ T3/4 या T75% बोल सकता हूँ क्या, T3/4 या T75% बोल सकता हूँ क्या, बोलो बच्चों। तो अब एक चीज बताओ बच्चों, इस कंडीशन में जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी बताओ, मतलब कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों बताओ, 3a/4 ना, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3a/4 आ जाएगी। यहां से देखो बेटा क्या, x बराबर kt, तो मैंने ये लिखा 3a/4 kt 3/4, यहां से मैं क्या कह सकता हूँ, T3/4 क्या आ गया, 3/4 a/k, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3/2 a/2k, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, जो डिवाइडेड बाई 4 है उसको 2 × 2 लिख दिया। यहां से बच्चों मैं इसको बताओ, ये क्या हो गया मेरे पास, a/2k टी हाफ हो गया क्या, तो यहां से मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि टी जो 3/4 है वो है आपका 1.5 टाइम, 1.5 टाइम ऑफ टी हाफ, बोलो बच्चों ये बात सही है क्या, 1.5 टाइम ऑफ टी हाफ है कि नहीं है क्या बच्चों। कार्तिक चड्डा करेक्ट, ठीक है भाई करेक्ट है, तो चलो अब आओ बच्चों नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं ये बोलूं, मैं कहता हूं भैया T100% या टी कंप्लीट, है ना, T100% या टी कंप्लीट, ये बात करनी है अपने को, ठीक है ना। तो अब बताओ बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, आप बता सकते हैं, 100% या टी कंप्लीट, यानी x की वैल्यू बोलो अब x की वैल्यू a होगी क्या बच्चों,
अब x की वैल्यू a होगी क्या प्यारे बच्चों? तो x की वैल्यू अगर a हो गई तो बस चलो कर लेते हैं अपन। x इक्वल टू KT लिखा, यहां से मैंने लिखा a और ये कर दिया t 100%। ठीक है, तो बोलो बच्चों t 100% क्या हो जाएगा? a अपॉन के आ गया क्या? a अपॉन के आ गया क्या बच्चों? बोलो, आ गया बेटा? ये आ गया क्या प्यारे बच्चों? पक्का समझ में आया आप लोगों को? अब एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं ये बोलूं, ये मैंने ऐसे किया, देखो बच्चों, ये जो अभी फॉर्मूला आया था a अपॉन के, a अपॉन के को ऊपर और नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकता हूं क्या? a अपॉन के को ऊपर और नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों बताओ इस चीज को आपने क्या बोला था, याद है क्या? a अपॉन 2 के 50%। तो यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं t 100% जो होगा वो ट्वाइस ऑफ t हाफ हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बच्चों? 100% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगा वो यही हुआ बच्चों। बेटा समझ में आया क्या आप लोगों को? आ गया बच्चों? ठीक है साहब, आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। जीरो ऑर्डर समझ में आ गया? जीरो ऑर्डर समझ में आया? ठीक है, चलो समझ में आया तो जीरो ऑर्डर पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। चलिए देखिए, क्वेश्चन देखो बच्चों, सुनो। मान लो मेरे पास बच्चों ये इस तरह से, ये ऐसे दे रखा बच्चों, देखो ये मान लीजिए कंटेनर फर्स्ट है। ठीक है, कंटेनर फर्स्ट में ये कहता है कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्या कहता है आपको, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेम सब्सटेंस है, ठीक है, और फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अब बच्चों इसको हमें सोल्व करना है। सबसे पहले बच्चों जीरो ऑर्डर है, बता सकते हो आप? वेरी गुड आंसर नरूला। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम पप्पू सा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, फर्स्ट कंटेनर में अगर आप देखो तो 4 डॉट है, 4 डॉट से 2 डॉट होने में क्या लगा? 4 डॉट से 2 डॉट होने में 2 सेकंड लगा, है ना? सेकंड कंटेनर में डॉट 8 हो गई, मैंने कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी। तो बच्चों आपको पता होगा जीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ है वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब मैंने डॉट डबल किए तो टी हाफ डबल हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? अरे डबल हो गया क्या प्यारे बच्चों? तो देखो बेटा कैसे करेंगे इसको सोल्व। मैंने ये लिखा कि इन कंडीशन फर्स्ट टी हाफ 2 सेकेंड। अच्छा मैंने इसको टी हाफ क्यों बोला ये समझ में आया बच्चों? इसको मैंने टी हाफ क्यों बोला, चेक करो। देखो 4 मोल थे, 4 डॉट थे, 4 से 2 डॉट अभी भी पड़े ना, इसका मतलब हाफ अमाउंट चली गई ना बच्चों। आकाश योगी बात समझ में आई क्या? मैंने टी हाफ क्यों बोला, मैंने टी हाफ क्यों बोला, समझ में आया क्या?
अब देखो बेटा, मैं बोलूं इन कंडीशन सेकंड, तो कंडीशन सेकंड में मैंने ये बोला कि टी हाफ 4 सेकंड हो गए। रीजन कि टी हाफ जो है ना वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता? होता है बच्चों, होता है? बोलो बेटा। एक बात बताओ, अगर मैं यहां से ये कहता कि मान लीजिए इसके बाद ये ऐसा कहता कि अब बताओ 4 से 2 होने में कितना टाइम लगता? 4 से 2 होने में तो अब तो 2 सेकंड ही लगेंगे यार। 4 से 2, पहले 8 से 4 हुआ है ना, तो 2 सेकंड ही लगा ना बच्चों, ये समझ में आ गया? तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, 8 से 2 होने में टोटल कितना टाइम लगा? 8, जो टोटल 8 मोल थे, 8 मोल से 2 मोल होने में टोटल कितना टाइम लगा? 6 सेकंड लग गए क्या? पहले लग गए 4 सेकंड, फिर लग गए 2 सेकंड, 6 सेकंड लग गए क्या बच्चों? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? पहले 8 से 4 वे, 4 से 2 वे, है ना? 8 से 4, 4 से 2, क्लियर है क्या बच्चों? अब बताओ बच्चों, 2 से 1 होने में क्या टाइम लगेगा? 2 से 1 होने में क्या टाइम लगेगा? ये दो दो डॉट है, 2 से 1 डॉट, 1 सेकंड लग जाएगा। अरे इतना लल्लू लल्लू बातें हो रही है यार, है ना? चलो बच्चों, अब एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों IIT JEE 2011 का। देखिए देखिए, ये कह रहा है कि ये एक रिएक्शन है R से P। यहां पे क्या कहता है? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, ये कहता है देखो बच्चों 1, 0.75, 0.40, 0.10, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन इसने दे रखी है, और इसने ये टाइम दे रखा है बच्चों, ठीक है ना? ये इसने टाइम दे रखा है, कब? 0.0, 0.05, 0.12, 0.18, ठीक है? आपसे क्या कहते हैं कि बताओ भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। अब वैसे तो अभी तो बताना बहुत आसान है, अभी तो बताना सिंपल इसलिए है क्योंकि पढ़ाई जीरो ऑर्डर है, हो तो जीरो ऑर्डर ही होगा। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे बच्चों अपन, ये हमें समझना है बच्चों, है ना? इसको प्रूव कैसे करेंगे कि जीरो ऑर्डर है? बच्चों हमें टाइम पीरियड दे रखा है, तो क्या मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूँ क्या? क्या मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूँ क्या? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूँ? देखो कैसे निकालूंगा, ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, 0 से 0.5 सेकेंड, तो बताओ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना आया? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना आया बच्चों बताओ? पहले 1 थी, 1 से 0.75 हो गई, है ना? तो चेंज कितने का आया? 0.25 का आया क्या? 0.25 अपॉन 0.05। अब देखो बच्चों नेक्स्ट, अब बताओ 0.75 से 0.40, 0.75 से 0.40 कितने का डिफरेंस आया? 0.35 आया क्या? अच्छा, इस चेंज को होने में टाइम कितना लगा? इस चेंज को होने में टाइम कितना लगा? 0.07, ये लगा बच्चों। फिर देखो बेटा सुनो, यहां से यहां बात करें, बताओ 0.40 से 0.10 कितने का चेंज आया? कितने का चेंज आया कॉन्सेंट्रेशन में? 0.30, ठीक है? और टाइम बताओ 0.12 से 0.18, बोलो बच्चों टाइम बोलो। 0.06। अब अगर मैं बोलूं कि इनकी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल आ रही है क्या? इनकी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल आ रही है क्या? सबकी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल आ रही है क्या? अच्छा, जब रेट कांस्टेंट होती है, जब रेट कांस्टेंट होती है तो कौन से ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है बच्चों बताओ?
जब रेट कांस्टेंट होती है तो जीरो ऑर्डर की होती है क्या? बोलो बच्चों, जब रेट कांस्टेंट होती है तो जीरो ऑर्डर की होती है, तो मैं क्या बोलूंगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन is a constant value, so it is zero order काइनेटिक्स है बच्चों। ये कौन सी ऑर्डर की काइनेटिक्स है? जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? हाँ भैया, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, मैंने ये बोला कि फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज 3 into 10 की पावर -2 मोलरिटी सेकेंड इनवर्स, है ना? क्या? इफ concentration of reactant after 25 seconds is 0.5 m, then find out initial concentration of reactant। ये बताना बच्चों। कैसे बताएंगे बेटा? बता सकते? एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए इशिता राठौड़ बताओ। इशिता राठौड़ सुन रहे हैं बेटा? इशिता राठौड़, दीपिका यादव, वेरी गुड रिया। बताओ भाई कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, निहायत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अरुणा, वेरी, अरुणा वापस सॉल्व करो। वेरी गुड रिया, प्रज्ञा। अरे सिर्फ लड़कियां ही रिप्लाई करेगी क्या? लड़के किसी की बारात में आए हैं क्या यहाँ पर? हैं? हैं बच्चों? सिर्फ और सिर्फ हमेशा गर्ल्स रिप्लाई करती है, बॉयज कोई रिप्लाई नहीं करता है, बैठे रहते हैं चुपचाप। वेरी गुड लावणी, बहुत बढ़िया बेटा। देखो क्या है इसका फॉर्मूला, याद है बच्चों? ये आया था AT इक्वल्स टू A नॉट माइनस KT, ये फॉर्मूला था, ठीक है ना? तो हमें 80 तो दे रखा है। देखो, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकंड इज 0.5, ए नॉट निकालनी है। के की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 इंटू 10 की पावर -2। टाइम आपको दे रखा है, ये दे रखा है बच्चों, ठीक है ना? तो यहां से देखो बच्चों क्या आ जाएगा, ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.5 एंड 0.75, तो कितना आ जाएगा बच्चों बताओ? सोल्व कर लो, आंसर आ गया 1.25 है। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 10 की पावर -2 मोल ऑफ एन एसिड, है ना, ऑफ एन एसिड प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, है ना? क्या कहता है? रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज
10 की पावर -3 मोलरिटी सेकेंड इनवर्स, है ना। देन कैलकुलेट T1/4 for this न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले बच्चों एक बात बताओ, आप लोगों को यहाँ पर ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स ने बोली नहीं, तो कैसे पता करो कि ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स तो बोली नहीं ना, तो कैसे पता करोगे? ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स का पता कैसे करोगे? बोलो बच्चों, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स का पता कैसे करोगे? अरे बच्चों बहुत सिंपल है ना यार, के की यूनिट देख लो ना। के की यूनिट देख लो ना नवाबों, के की यूनिट क्या आ रही है? के की यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट के इक्वल आ रही है ना, तो अपना आप ही हो गया ना जीरो ऑर्डर। अरे के की यूनिट देखो ना तुम, ये देखो, ये मोलरिटी सेकेंड इनवर्स, ये किसकी यूनिट है? ये जीरो ऑर्डर के लिए नहीं आती क्या? अरे जीरो ऑर्डर के लिए नहीं आती क्या नवाबों? वेरी गुड रिया, आती है। बोलो। अब देखो बच्चों, हाँ लवणीय रिया साइकिल बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल्स टू के टी, ठीक है ना। तो आपको क्या कहता है, x इक्वल्स टू के टी है। अब हमें x की जगह क्या करना पड़ेगा? a/4 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बच्चों बताओ? तभी तो हमारे पास T1/4 आएगा। बोलो बच्चों, x इक्वल्स टू के टी, ये इक्वेशन आपको याद होगा। हमें T1/4 पूछा है, इसका मतलब वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट का 1/4 चला जाए, ये लिखूंगा। अब देखो बच्चों, ये जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है ना। वो कैसे निकालेंगे? कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं बच्चों, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोल कितने हैं आपको पता है? मोल दे रखे 10 की पावर -2। वॉल्यूम 100 ml है, 100 ml का मतलब 0.1 लीटर है बच्चों। कनन मिड्डा सही कर बेटा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? एक की वैल्यू 10 आ गई क्या? एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक मिनट, 10 क्या, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.1 आ गई बच्चों, एक की वैल्यू 0.1 आ गई। यहां से देखो बेटा, हमें T1/4 निकालना है, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 4, और k की वैल्यू आपको दे रखी है इसने कितनी? 10 की पावर -3। ये हो गया 100/4, यानी 25 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया बच्चों? अरे समझ में आया है क्या नवाबों? आपको अगर कुछ भी ना बोला जाए तो आप के की यूनिट से चेक कर सकते हो, के की यूनिट से चेक करो, ठीक है ना। सबसे रिलायबल मेथड रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। सबसे रिलायबल मेथड होगा आपके लिए, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए नोट्स में लिख के सेंड करूंगा, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क में आपको लिख के सेंड करूंगा, आप मुझे उसका सॉल्यूशन भेजेंगे व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, 2 क्वेश्चन मैं आपको अभी लिख के सेंड करूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे आंसर, ठीक है। ओके बच्चों।